राष्ट्रीय जनता दल बेसिकली शोषितों, गरीबों, पीड़ितों की पार्टी है और कुछ नैरेटिव्स ऐसे फैलाए गए हैं जो अस्थायी रूप से एक हीरो को विलेन के रूप में बनाने की कोशिश की गई है। हम तो परिवर्तनवादी हैं, बदलाववादी हैं और उस बदलाव में हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का बदलाव हम चाहते हैं। यही राष्ट्रीय जनता दल का सॉलिड IQ है। ऐसा ऊंच नीच के फ़र्क का समाज और उसमें हमारी मानसिकता जैसी बनी थी, ऐसे सड़े हुए समाज को बदलने में एक समय लगेगा और थोड़ा थोड़ा पीरियड हर किसी का योगदान होगा। हर कोई जो आएगा, लोकतंत्र तो एक निरंतर चलने वाली चीज़ है। इस लोकतंत्र में हर कदम बदलाव का कदम होगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में ये बदलाव सुनिश्चित हो जाए या कम से कम बदलाव की एक दिशा बन जाए। नीतीश कुमार की वजह से हम लोगों ने कई बार उनको ऑफर किया। भाजपा से मुक्त बिहार बनाने के लिए हम लोगों ने कई बार सेक्रीफाइस किया। आज भी लालू जी बड़े भाई की हैसियत से वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीतीश के प्रति चाहत है, लेकिन इस शर्त पर है कि वो भाजपा मुक्त बिहार को बनाने में सहयोग करें। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सोरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर तनवीर हसन साहब, जो कि 2019 में लोकसभा कैंडिडेट थे और आपको याद होगा लोग कह रहे थे कि कन्हैया कुमार मैदान में नहीं होते तो शायद गिरिराज सिंह के लिए यहाँ की सीट निकालना आसान नहीं होता। इनका नाम जब भी आता है आरजेडी के पढ़े लिखे लोगों में से आता है, जैसे आपने मनोज झा का नाम सुना है। अफसोस ये अभी तक दिल्ली में नहीं पहुंच पाए हैं, सदन तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज पहुंचे थे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी बोगो सिंह के लिए नामांकन रैली में। सर, पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज़ मुनी में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और न्यूज़ मुनी का भी जी। आरजेडी की पॉलिटिक्स को अगर देखें तो दूर से दिखने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जाति को लेकर राजनीति करती है और परिवारवाद का आरोप जैसा कि बीजेपी और तमाम पार्टियां लगाती रही हैं। आप क्या सोचते हैं कि मौजूदा दौर में जहां प्रशांत किशोर जैसे नेता हैं जो पलायन, शिक्षा को मजबूत करना, हर जगह नेतरहाट, नवोदय जैसे विद्यालय देने की बात कर रहे हैं, जाति जैसे मुद्दे तर्कसंगत हैं? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई हैं और कुछ नैरेटिव्स ऐसे फैलाए गए हैं जो अस्थायी रूप से एक हीरो को विलेन के रूप में बनाने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय जनता दल बेसिकली शोषितों, गरीबों, पीड़ितों की पार्टी है और जो सामाजिक इंसाफ, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसका हूबहू मॉनिटर करने वाली पार्टी है ये। इसलिए ये सारे नैरेटिव, ये सारे मिथ जो फैलाए गए हैं, वो जब नज़दीक से रूबरू होते हैं लोग, तब उनको पता चला कि ये सब तो झूठ फैलाई गई बातें हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ कुछ लोगों का न्याय नहीं है, कुछ लोगों ने इसके साथ अन्याय इस तरह से किया है कि इसका नैरेटिव ही बदलने की कोशिश की है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा एक मजबूत कदम रखते हुए, जो ज़मीन पर गाड़ा हुआ कदम कहते हैं, अपने जस्टिफिकेशन को साबित करने की हमेशा कोशिश करती रही कि नहीं, ये नैरेटिव गलत है। हम तो परिवर्तनवादी हैं, बदलाववादी हैं और उस बदलाव में हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का बदलाव हम चाहते हैं। यही राष्ट्रीय जनता दल का सॉलिड IQ है। मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो मैं उनसे जब पूछ रहा था कि आप लालू जी की राजनीति को कैसे देखते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि अगर लालू यादव नहीं होते तो जो OBC वर्ग के लोग हैं उनमें वो दमखम नहीं होता कि वो फेस टू फेस बाकी लोगों से बात कर सके, या जो कि क्रीम वर्ग के लोग हैं उनके साथ एक कदम से कदम मिला के चल सकें। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उनके दौर में उत्पात भी काफ़ी मचा, क्योंकि एक गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए आपने दूसरे गुंडा राज को शुरू किया। लोगों में डर है कि अगर वो फिर आएंगे तो फिर उस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि
जब सरकार बनती है तो कार्यकर्ता तो उत्साहित होते ही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के ही बात का स्वरूप है। जनता दल 90s से चला था, 90s में पावर में आया था, जिसके नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद ने किया था। तो लोग के देखने का जो दृष्टिकोण है, अगर वो 90 बिफोर, पोस्ट 90 और प्री 90 एक रेखा है, लक्ष्मण रेखा, कि 90 के पहले का सीन क्या था, 90 के बाद का सीन क्या है। 90 के बाद पहले का सीन था जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, ओबीसीज हैं, उनके कोई आवाज़ नहीं थी। और उनकी आवाज़ एक डरे हुए मानस के रूप में, एक डरी हुई भीड़ के रूप में थी, जिसकी कोई अपनी आवाज़ नहीं थी। तो उसको चेंज करने का काम लालू प्रसाद ने जब पावर में आए तो उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, और बताया कि कैसे अफसर से, कैसे अधिकारी से, कैसे प्रशासन से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। तो जनता में एक निर्भीकता पैदा हुई, एक जनता में जो भय का वातावरण था वो भय टूटा। और जब सिस्टम बदल रहा था, जब निज़ाम बदल रहा था, तो पहले से जो निज़ाम था, कौन आतंक फैलाए हुए थे, वो कौन लोग थे जो भय का वातावरण बनाते थे, वही लोग पलट के इस शासन के खिलाफ उत्पात करने लगे, और उत्पात करके इस सरकार को, इस शासन और इस निज़ाम को बदनाम करने की कोशिश करते रहे, जिसमें वो कुछ हद तक सफल हो गए बदनामी के रूप में। लेकिन उसका सामना लालू प्रसाद जी ने भी बड़े हिम्मत से किया। कर्पूरी ठाकुर के दौर को याद करें, तब से लेकर अब तक बिहार में एक तरह से समाजवाद ही रहा है, और उसी नाम पर हर किसी ने चुनाव लड़ा, चाहे वो समता पार्टी का गठन हो, आपका जब जनता दल था, फिर राष्ट्रीय जनता दल बना, और वर्तमान में जब ये जेडीयू है, क्योंकि वो भी उसी ओबीसी समुदाय से आते हैं। लेकिन कहाँ कमी रही? क्योंकि लंबे वक्त तक जो है इसी नाम पर राजनीति होती रही, लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो मुझे ये लोग बहुत ही शोषित और बहुत ही पिछड़े हुए लगते हैं, और मुझे लगता है कि अगर अभी से ईमानदारी से भी काम शुरू किया जाए तो कम से कम 100 साल लगेंगे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। कहाँ कमी रही? देखिए, परिवर्तन नियति है, बदलाव तो इंसान की चाहत है, जो एक लगातार कंटिन्यूटी में चलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई 100% परिवर्तन कोई एक पीरियड, कोई एक समय में हो जाए, बल्कि बदलाव के कदम उठाते रहिए, उसमें से कुछ सही कदम, कुछ गलत कदम, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब बदलाव का आगे का कदम आपका बढ़ेगा तो एक निश्चित बदलाव की तरफ धारा बन जाएगी। तो ये समाज, ऐसा सड़ा हुआ समाज, ऐसा पिछड़ा समाज, ऐसा शोषण का समाज, ऐसा ऊंच नीच के फ़र्क का समाज, और उसमें हमारी मानसिकता जैसी बनी थी, ऐसे सड़े हुए समाज को बदलने में एक समय लगेगा, और थोड़ा थोड़ा पीरियड हर किसी का योगदान होगा। हर कोई जो आएगा, लोकतंत्र तो एक निरंतर चलने वाली चीज़ है, इस लोकतंत्र में हर कदम बदलाव का कदम होगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में ये बदलाव सुनिश्चित हो जाए, या कम से कम बदलाव की एक दिशा बन जाए। इस दिशा में नीतीश जी का कितना योगदान देखते हैं? देखिए, कुछ न कुछ योगदान तो नीतीश जी का भी है, लेकिन कुछ उनका योगदान नुकसानदेह भी हुआ है। उन्होंने एक प्रतिगामी शक्ति के साथ सुलह कर ली, दोस्ती कर ली। भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव की पार्टी नहीं है, वो प्रतिगामी शक्ति है, वो पीछे देखती है, आगे नहीं देखती है। उस पार्टी के संगत में जब से नीतीश कुमार आए हैं, तब से नीतीश कुमार में बदलाव की वो चाहत कुंद होती गई है, लगातार कुंद हुई है, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। पिछले साल 2 साल का अगर आप देख लें तो नीतीश कुमार कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, खाली बस एक व्यवहारिक है कि थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, थोड़ा उसका दरमाहा बढ़ा दिया, कोई उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, कोई उसका मानदेय बढ़ा दिया। इससे ज़्यादा कोई बेसिक बदलाव की चाहत उनमें अब ख़त्म हो गई है।
बिल्कुल वो चाहत समाप्त हो गई है, इसलिए कि उनका एसोसिएशन प्रतिगामी शक्तियों का एसोसिएशन था। भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाने से वो बदलाव उनका कुंद हो गया। इस बार पप्पू यादव का आपने देखा होगा ट्वीट, उन्होंने कहा कि 142 सीट तो बीजेपी ने ले लिया है, अब ये सीधे सीधे नीतीश के खात्मे की तैयारी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी, क्योंकि ये आरोप लगा है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें या बाकी जगह पे उड़ीसा की बात करें, जो इनके सहयोगी रहे हैं उनको बीजेपी खा गई, क्या आपको लगता है उसी दिशा में बिहार में राजनीति? इसके लिए तो बहुत सबूत है पूरे देश में। आपने खुद ही कहा कि उड़ीसा में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, और बिहार में वो बात प्रक्रियाधीन है। अब जो टिकट के मामले में हुआ है, आप 142 किसको कह रहे हैं? 6 6 12 12 और 29 सब मिला के हो जाता है 42। तो 100 नीतीश को सीट और 142 बीजेपी के खाते में। तो नीतीश जी अलर्ट हो गए हैं, इसलिए अलर्ट हो गए हैं कि उनका नाकर नुकर शुरू है, उनका मान मनौवल भी शुरू है। वो अपने लोगों के बीच भी इस बात का, अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं। इसलिए भी नीतीश कुमार का जो शक है, और जो लोगों का शक है, नीतीश कुमार का ही नहीं, और जो लोगों का शक है कि बीजेपी उनके साथ वही व्यवहार करेगी जो उसने उड़ीसा में किया, जो उसने महाराष्ट्र में किया, वही उपाय करेगी। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार, जो कि अभी वो खतरे में हैं और इस मामले में वो मौसम वैज्ञानिक हैं, भांप लेते हैं कि चीज़ें खराब होने वाली हैं, और आपकी पार्टी तेजस्वी हमेशा कहते रहेंगे पलटू चाचा, अगर फिर से वो आपकी तरफ आए तो आप स्वीकार करेंगे? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और इसमें कोई बात असंभव नहीं कही जा सकती है आज के दौर में। कल क्या होगा इस बात का अनुमान लोगों को है, और आप कह रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिक तो रामविलास जी के लिए कहा था लालू जी ने, लेकिन अब वो बात नीतीश जी पर भी लागू होती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी संभावना भविष्य में है, और बहुत संभावना है, और जब ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। हाँ, तो ये आप पर्सनल तौर पे कह रहे हैं या फिर पार्टी के तौर? हम पार्टी का ओपिनियन भी कह रहे हैं, पार्टी का इनर ओपिनियन भी है। कभी हम लोगों ने नीतीश कुमार की वजह से, हम लोगों ने कई बार उनको ऑफर किया, भाजपा से मुक्त बिहार बनाने के लिए हम लोगों ने कई बार सेक्रीफाइस किया। आज भी लालू जी बड़े भाई की हैसियत से वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नीतीश के प्रति चाहत है, लेकिन इस शर्त पर है कि वो भाजपा मुक्त बिहार को बनाने में सहयोग करें, और तब जा कर के उसका वेलकम करने का उपाय लगेगा। इसलिए हम पार्टी का जो ओवरऑल ओपिनियन और जो पिछले दिनों होता रहा है, उन सब बातों से देखते हुए हम, अरे 2-2 बार तो नीतीश कुमार आए और गए, फिर भी हम लोगों ने चांस दिया ना भाई, तो इसलिए ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आरजेडी कार्यालय में काफ़ी दिनों से अभी घूम रहा था, तो वहाँ के कुछ जो ठीक ठाक बड़े नेता हैं, जो अंदर की जानकारी रखते हैं, सूत्र जिसको आप मीडिया में कहते हैं, उनका कहना था कि कुछ दिनों पहले भी ऐसा हुआ था, जब नीतीश कुमार आ रहे थे तो लालू जी भी मान गए थे, लेकिन तेजस्वी जी नहीं माने थे। क्या यह खबर सही है? और अगर सही है तो क्या इस बार तेजस्वी मानेंगे, तो क्यों मानेंगे? नहीं, ये खबर सही नहीं है, इसलिए कि ओवरऑल नेता तो लालू जी न है, और उनकी ही चलेगी, उनकी ही बात मानी जाएगी, और वो बिहार के हित में, बिहार के प्रोस्पेक्ट में, बिहार के सद्भावनापूर्ण माहौल बनाने की इच्छा शक्ति में लालू जी का ही अपर हैंड है। उसमें कोई मतभेद नहीं कहा जाएगा बाप बेटों में। राजद को जब भी लोग याद करते हैं तो उसमें तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, तमाम लोग एक साथ आते हैं। इस बार आपको याद होगा, पिछली बार तेज प्रताप कहते थे कि मैं जो है कृष्ण हूँ और ये अर्जुन है और मैं इसको सीएम बनाऊंगा, तो वो लोगों में कॉन्फिडेंस आता था। ये मैं लोगों के बिहार पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कई सारे लोग इस बात से खफा हैं कि उनका कहना है कि तेज प्रताप बड़े सीधे दिल के आदमी हैं और उनको साथ रखना चाहिए था, चूँकि परिवार के व्यक्ति हैं। आपको लगता है उनका अलग जाना? देखिए, परिवार के व्यक्ति हैं, कब तक अलग रहेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता, कब तुरंत साथ हो जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उनका पारिवारिक मामला है, इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट उचित भी नहीं है। देखते रहिए, हमको लगता है कि पुनः फिर वो आ जाएंगे तो पार्टी परिवार के हिस्सा हो जाएंगे।
बिहार की राजनीति को बदलने की बात होती है तो अभी जैसे प्रशांत किशोर को देखें आप, उनके जो भी कैंडिडेट हैं आप देखें, कोई फिजिशियन है, कोई पुलिस विभाग में बहुत ही शीर्ष पदों पे रहे हैं, कोई क्या कहते हैं अभी सीके सिंह का अपने सीके सिन्हा मैथमेटिशियन जो 70s बुक्स लिखे हुए, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था कल शाम में। तो तमाम अपने अपने फील्ड के बड़े ही ताकतवर लोग जिनका कि कद है, उस तरह के लोगों को राजनीति में आ रहे हैं। आपको लगता है कि आरजेडी को भी इस पैटर्न पे काम करना चाहिए और उस तरह के, क्योंकि जिस तरह से आप हैं, आपकी छवि भी कुछ उसी तरह की मानी जाती है कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, आपको लगता है राजनीति में अब इस तरह के बदलाव की ज़रूरत है अगर बिहार को बदलना? देखिए, बहुत कुछ इस तरह के बदलाव की संभावना भी कम है। विद्युता का अलग अलग मापदंड है लोगों के समझने और समझाने का। एक समय था जब समाजवादी आंदोलन 67 का समय, 77 का समय, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और सोशलिस्ट पार्टी ने फणीश्वर नाथ रेणु जो बड़े साहित्यकार थे, आंचलिक भाषा के, हिंदी के बड़े साहित्यकार थे, उनको भी अवसर दिया था। नाम हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपने कई नाम लिया और कहा कि, तो वो प्रैक्टिकल सफल नहीं हुआ। तो राजनीति में एक जो विद्युता का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी होना चाहिए। सोसाइटी से कटे हुए विद्वान आदमी का सोसाइटी में इंटरेक्शन नहीं हो पाता। सोसाइटी से इंटरेक्शन भी चाहिए, सामाजिक सरोकार का आदमी भी चाहिए। अगर वो विद्वान है तो सामाजिक सरोकार का भी आदमी चाहिए, और सामाजिक सरोकार का जो आदमी होगा वही राजनीति के एक्सपेरिमेंट को सफल कर सकेगा। इसलिए देखते रहिए पीके का जो एक्सपेरिमेंट है कहाँ तक सफल होता है। बेगूसराय में, चूँकि अब बेगूसराय की बात हो रही है, बेगूसराय में क्या मुद्दा रहेगा आरजेडी? क्योंकि रोज़गार का मुद्दा तो लोगों को जोड़ ही रहा है। बेगूसराय की बात करें यहाँ की पॉलिटिक्स की, तो आरजेडी के लिए क्या मुद्दा होगा इसमें? देखिए, आरजेडी का तो पूरे बिहार लेवल का मामला है। अब बेगूसराय का मुद्दा तो वही है जो बेगूसराय में समय समय पर उठते रहे। यूनिवर्सिटी का मांग, तो कमिश्नर बनाने का मांग, और विकास का जो एक सर्वांगीण विकास है उसका, उद्योग के एक सर्वांगीण विकास का मामला, ये सारा मामला तो आज है ही। एजुकेशन के सेंटर को एक्सेलेंस बनाने के लिए हमको लगता है कि बेगूसराय में कुछ काम करने की ज़रूरत है, और विश्वविद्यालय वगैरह हो जाने से ये सुविधा और बढ़ जाती है। इन सब तरह के मांग को बेगूसराय में ही अटैच कर सकते हैं। अभी मैं कुछ यहाँ के पर्यावरणविद हैं और एक भास्कर के रिपोर्टर हैं, वो उनकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हमारे मित्र भी हैं वो, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों में बहुत इंक्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये छोटा शहर है, लोगों की नज़र नहीं जा रही। आपको लगता है आने वाले समय के लिए ख़तरा है और बेगूसराय जैसे शहर को बचाना? देखिए, ऐसे जो बेगूसराय के अंडरग्राउंड वाटर का जो मामला है, उसमें आर्सेनिक की बहुतायत है, और आर्सेनिक कई तरह से बीमार को और प्रभावित करता है। इवन के कैंसर वगैरह के रोग की तरफ भी उसका झुकाव बढ़ता है। तो वो तो पहले से है। अंडरग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन लेवल है, सरकार इसको कैसे प्यूरिफाई करे, एक बड़ा मेजर टास्क है। और जहाँ वायु प्रदूषण है तो स्वाभाविक है कि बेगूसराय बिहार का शायद पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इतना लेवल का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है ये, तो स्वाभाविक है कि पॉल्यूशन के कारण भी हैं। यहाँ वायुमंडल में बहुत तरह के जो प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं इंडस्ट्री से, उस वजह से वायु प्रदूषण तो होना स्वाभाविक है। ये सरकार के सामने इन सब बातों पर ध्यान देना एक बड़ी चुनौती है, ध्यान देना चाहिए इसमें। चूँकि आप काफ़ी पुराने नेता हैं, वरिष्ठता के हिसाब से भी और अनुभव के हिसाब से भी, तेजस्वी युवा नेता हैं, और लालू जिनका नाम वो लेकर आ रहे हैं, उनकी अपना एक हिस्ट्री रहा है, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। पिता के उस विरासत को ले चलना एक वरिष्ठ होने के नाते आपको लगता है कि तेजस्वी जी के लिए आसान होगा? क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत कम है। यही तो है, उम्र कम है तो बहुत सारी संभावनाएं उसमें निहित हैं।
लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक क्रांति का काम किया, सामाजिक बदलाव का काम किया। तेजस्वी के सामने टास्क है कि एक आर्थिक न्याय का भी काम करे। आर्थिक न्याय का सीधा रिश्ता रोज़गार से है, व्यापार से है, व्यवसाय से है। और बिहार की स्थिति को बदलने के लिए जो आर्थिक असंतुलन है, ये तो खैर राज्यों का मामला नहीं है, ये तो केंद्र से संबंधित मामला है कि हम कैसे जो गरीबी अमीरी के बीच की इतनी गहरी खाई है उसको कम करें कैसे। लेकिन हम जो देख रहे हैं तेजस्वी में वो सब कुछ है, वो सब कुछ स्पिरिट है जिसके आधार पर वो भविष्य का नक्शा खींच सकता है, भविष्य की योजना बना सकता है। चूँकि अभी बिल्कुल अर्लियर स्टेज है तो उसमें अपने पिता के विरासत के साथ साथ सोशल जस्टिस के साथ साथ जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसको भी लाने का उसका आइडिया उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट स्केच है। लालू जी का जब भी नाम लेते हैं 3 चीज़ें ज़रूर याद की जाती है। सोशल जस्टिस तो आपने बोला ही, उसके अलावा एक रेल, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो बहुत सफल रहा था, और तीसरा जो वो कॉन्सेप्ट मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया, हालांकि लोगों ने उसका बड़ा मजाक बनाया, चरवाहा विद्यालय। हाँ। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है इस तरह से उस समय के नेता के लिए सोचना, कि चूँकि वो जान रहे हैं कि यहाँ के लोग जो हैं उनके पास काम इस तरह का है कि वो भैंस चराते हैं, घास काटते हैं, इस तरह का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए रेगुलर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने तब ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये सिर्फ उसी तरह के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे जो चरवाहा वाला काम करते हैं, जो भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं। उस तरह की चीज़ें तेजस्वी क्या ला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट को बहुत माना गया था। ये अलग बात है कि बिहार के और देश के जो नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन यूनेस्को ने भी उस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और बहुत अप्रिशिएट किया था प्रोग्राम को। ये अलग बात है कि वो कंटिन्यूटी में उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका, लेकिन प्रोग्राम की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा हुई थी देश स्तर पर भी। और जो निगेटिव लोग थे तो वो हर कदम को तो निगेटिव ही मानते हैं, इसलिए नेगेटिव लोगों की बात छोड़ दिए। वो कंसेप्ट लालू जी का ही था, वो कंसेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। मौजूदा समय में क्या योजना इस तरह की लाई जा सकती है बिहार के विकास के लिए? एक तरह से ये पार्टी का घोषणा, एक तो पार्टी के घोषणा में भी ये बात आया करता था, अब इधर इस बार है कि नहीं, हमने वो मैनिफेस्टो कमेटी देखा नहीं है। मैनिफेस्टो कमेटी ने इस पर क्या प्रपोजल दिया, बात होगी तो हम लोग इस पर बात करेंगे, उसको भी डालना चाहिए। इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आए सरकार या तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली सरकार, उसको काम करने की ज़रूरत है। अब एक आखिरी सवाल, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दर्शक ये ना कहें कि आप उनसे मिले तो आपने ये सवाल नहीं पूछा, तो और ये मैं प्रियंका और तमाम आरजेडी कई नेताओं से पूछ चुका हूँ। उन पे प्रशांत किशोर, चूँकि उनका स्टाइल है वो जैसे सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं, उसी तरह से तेजस्वी को भी कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर वो बहुत ही डेरोगेटिव टाइप से नौवीं फेल और इस तरह की बातें, प्लस चारा चोर, जंगल राज, ये 2-3 चीज़ें उठा रहे हैं। आप इस पर क्या जस्टिफिकेशन देंगे? ये सब ईर्ष्या द्वेष के कारण इसको इस तरह से लोग उठा रहे हैं, वरने को एक्यूज जगन्नाथ मिश्रा भी थे चारा घोटाले के, बल्कि स्टार्टिंग के ही वो एक्यूज थे। लालू जी ने तो उस घोटाले का पर्दाफाश किया, एफआईआर का आदेश दिया, एफआईआर भी हुए, लेकिन आज क्या जगन्नाथ मिश्रा को इस तरह से चारा चोर कह के लोग संबोधित कर रहे हैं? क्या जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा जो मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाए हुए हैं, क्या एनडीए के लोग उनको चारा चोर के एक्यूज मानते हुए उनको हटा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मानसिकता का भी दोष है, जिस कारण से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लोग किसी को टारगेट कर देते हैं इस तरह से, जिससे लग रहा है कि कोई सामाजिक द्वेष के कारण भी ये टारगेट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लालू जी जिस जाति से आते हैं बस बेशक, हाँ टारगेट हो रहा है, नहीं तो सेम कैटेगरी सेम स्टेटस में दोनों हैं, कहाँ उनको उस तरह से किया गया दोषी? बताइए, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, उनके समय भी तो घोटाले का राज मिला है या सबूत मिला है, तब तो सज़ा उनको भी हुई। तो हमारा कहना है कि इससे ज़रा ऊपर उठने की ज़रूरत है।
और एक निष्पक्ष आइडिया बनाने की ज़रूरत है इस सारे मामलों में। इस बार कितना टोटल लिस्ट आ गई है आरजेडी? नहीं, अभी नहीं आई है, कल तक महिला और युवा का क्या तो अभी हम नहीं देख सकते हैं, लेटेस्ट हम अपडेट नहीं, हम यहीं हैं 2-3 दोस्त। अच्छा यही। हाँ, चलिए, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातचीत, आपने बहुत सारी बातें खुलकर रखी। बाकी जनता को तय करना है और बिहार की राजनीति में किसकी सरकार बनेगी इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी आप दर्शकों से अपील है कि 6 और 11 तारीख को, 11 ना, हाँ, को जाकर वोट ज़रूर करें। वो है ना कि पहले मतदान फिर जल, तब बोल देखते रहें न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।